कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? कुछ भी बनाने का एक एग्रीमेंट किया जा रहा है और उसके बदले में कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली बना के देंगे आपका सामान तो कुछ मिलेगा। कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। किसके बिहाफ में बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। किसके बिहाफ में बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में बनाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टी हो गया ओनर ऑफ द एसेट्स और कॉन्ट्रैक्टर हो गया आपका, हाँ, कॉन्ट्रैक्टी हो गया ओनर ऑफ द एसेट्स और कॉन्ट्रैक्टर हो गया आपका प्रोड्यूसर ऑफ एसेट्स। कॉन्ट्रैक्टर हो गया आपका प्रोड्यूसर ऑफ एसेट्स और कॉन्ट्रैक्टी हो गया आपका ओनर ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट में आते, सेकंड पॉइंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। एफए नहीं, एफए है नहीं इसमें। हाँ, बता रहा हूँ, सेकंड से थर्ड से में कॉस्ट है, कॉस्ट रहेगा। जो हो गया वो नहीं, आगे एडवांस पढ़ोगे। और फिर टैक्सेशन है, टैक्सेस ए मेजर पेपर, मेजर पेपर में 2 पेपर है। अब बाकी बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, लेकिन मेजर में ये 2 पेपर है, समझ में? और ये दोनों पेपर हम कराएंगे। तो आज शुरू किए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें 2 पार्टी हो गया। कॉन्ट्रैक्टर, हु इज कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो इस कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ना, पर्सन को कंस्ट्रक्ट द एसेट्स। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी, ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी उनका एसेट्स और बना रहे कौन? कंस्ट्रक्ट कर रहे कौन? कॉन्ट्रैक्टर। और तो फिर कॉन्ट्रैक्टी कौन है? पॉइंट बी, कॉन्ट्रैक्टी हो गया आपका द ओनर ऑफ एसेट्स, द ओनर ऑफ एसेट्स। इस एसेट्स बनने के बाद इसका जो रियल मालिक है वो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को क्या देते हैं? कुछ बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो जो बना रहे हो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। और किसका बना रहा है? कॉन्ट्रैक्टी का सामान। तो कॉन्ट्रैक्टी है रियल ओनर ऑफ द एसेट्स और वो बनाने वाला कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो बोलो अगर मैंने एक बिल्डिंग आपको बनाने के लिए दी है, आप बोले सर 50 लाख में बना देंगे, तो आप बनाओगे तो आप कौन है? बोलो, कॉन्ट्रैक्टर। मेरा बिल्डिंग बन रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्टी है ना, तो मेरा एसेट्स होगा, आप बना दोगे तो मेरा एसेट्स हो जाएगा। और आपको कितना देंगे? 50 लाख दे देंगे, आपका उतना में बना के देना है। अब बोलो ये जो बनाया आप, कौन बना रहे? आप। तो प्रॉफिट या लॉस आप ही का होगा ना। अरे मेरा तो 50 लाख का एसेट्स है, आगे बेचेंगे दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा, कम में बेचेंगे तो लॉस आएगा। लेकिन आप जो बना के दे रहे हो आपका भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो ये जो अकाउंट करेंगे ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो आप कॉन्ट्रैक्टर का बुक्स में अकाउंट करोगे। किसका बुक में अकाउंट होगा? कॉन्ट्रैक्टर का बुक में। वो जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं और हमसे 50 लाख लोगे आप, लेने के बाद देखो ना मेरा खर्चा कितना आया, इतना तो मिलेगा, तो इसमें प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, इस कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट कितना आया या लॉस कितना आया, यही कैलकुलेशन इसमें सीखेंगे। तो ऑलवेज अकाउंट किसका बुक में करेंगे हम लोग? इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी का बुक्स में कोई अकाउंट नहीं करना है। वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है? यहां बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? मैंने यहां बोले इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आया? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस शादी बाड़ी में कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, आपका जो भी कैटरिंग का काम है हम कर देंगे, कैटरर है ना, जितना प्लेट्स होगा उसके हिसाब से। तो ये सर सिर्फ बिल्डिंग का ही होता ना ना, बिल्डिंग नहीं, बहुत सारे होता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो समझो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ लिखे ना कंस्ट्रक्ट ऑफ एसेट्स है ना, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें बिल्डिंग भी बनाते हैं, ये भी होगा, रोड बनाया जाता है, ब्रिज बनाते है ना, एयरपोर्ट बनाते, ये सब जो बनता है ना, ये सब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। समझ में आया? तो यही सब कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर का कितना प्रॉफिट या लॉस है वो हम लोग पता करते हैं। बोलो, समझ में आया?
यस बोलो। आप ऑनलाइन, आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़े, पॉइंट 3, थर्ड पॉइंट। पॉइंट थर्ड, अब कॉन्स्ट्रक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कितना टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलवेज ये ध्यान में रखोगे, हम लोग जो अकाउंट सीखेंगे इसमें किसका बुक का अकाउंट सीखेंगे, बोलो बोलो, कॉन्ट्रैक्टर का बुक, वो जो बनाया उनका कितना प्रॉफिट लॉस ये फाइंड करना सीखेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे क्लासिफिकेशन तो दो तरह का होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इतना बोले ना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, या आपका रोड बनाना है ना, जैसे यहाँ ओवर फ्लाईओवर बन रहा था ना, टूट गया और बनेगा नहीं, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन लिए थे उनका कितना लॉस है सोचो। जो दिए थे उनका भी तो लॉस है, कुछ तो पेमेंट हो गया था। तो ये सब होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या हो गया आपका, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सर फिक्स प्राइस मतलब, फिक्स प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीमेंट के टाइम फिक्स हो जाता है। भाई आपको इतना ही देंगे बनाने के लिए, जैसे बोले बिल्डिंग आप बना दीजिएगा, बोले हाँ सर बना देंगे, तो कितना लीजिएगा, सर ये बिल्डिंग का प्लान देख के आप बोले सर 50 लाख में हम बना देंगे, तो फिक्स हो गया ना। अब इसके बाद आप बोलोगे सर आपका तो 50 लाख बोले थे, लेकिन बनाने के बाद पता चला बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा, आपका तो इतना में नहीं बना पाएंगे, 50 की जगह 80 लाख देना पड़ेगा। नहीं, प्राइस फिक्स हो गया ना, तो 80 लाख लगेगा तो आपका लॉस होगा, और कम होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। हम ये जो फिक्स कर दिए ना, इस फिक्स प्राइस को चेंज नहीं करते। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीमेंट के टाइम फिक्स हो जाता है, मतलब पहले ही फिक्स हो जाता है, और वो फिक्स प्राइस ही कॉन्ट्रैक्टी को मिलता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। शुरू में एग्रीमेंट करोगे ना, तो द प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, contract price is fixed at the time of agreement। जब हम एग्रीमेंट करते हैं शुरू में, पहले एग्रीमेंट होगा उसके बाद ही तो कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे, बिना एग्रीमेंट करोगे तो जाओगे, डूब जाओगे, है ना। तो एग्रीमेंट के टाइम जो प्राइस फिक्स किए वो प्राइस फिक्स्ड ही रहेगा। सर तो मान लीजिए अगर अगर हमको एक ब्रिज बनाना है, जो कलका हावड़ा ब्रिज है ना, सोचे इतना दिन का पुराना हो गया, साइड में एक और ब्रिज बना लेते, तो कितना साल लगेगा सोचो, ह्यूज टाइम लगेगा ना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है 2000-5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, अरे बनाने में हो सकता है 4-5 साल लग जाए। जब अंडरग्राउंड ये हुआ था वाटर, जो मेट्रो है ना, उसके लिए कितना साल लग गया। तो इस तरह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो मान लो आज एग्रीमेंट कर लिए, ब्रिज बना देंगे 5000 करोड़ में, ठीक है ना, और 2 साल बाद लगा अरे 5000 करोड़ तो क्या, इसको तो 10,000 में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम है। तो इस केस में ना एक क्लॉज इसमें ऐड किया जाता है, अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक क्लॉज भी ऐड किया जाता है, उस क्लॉज को बोलते हैं एस्कालेशन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज होता है, ये तो फिक्स्ड ही है, कोई चेंज नहीं होगा, और एस्कालेशन क्लॉज अगर जोड़ दिए, इसमें ऐड कर लिए ना, तो इस केस में प्राइस को चेंज हो सकता है, कुछ कंडीशन पे चेंज होगा। क्या कंडीशन, समझेंगे। तो फिक्स प्राइस के अंदर दो हो गया, एक तो फिक्स्ड है विदाउट एस्कालेशन, और दूसरा क्या हो गया, फिक्स प्राइस विथ एस्कालेशन। एस्कालेशन क्लॉज क्या बोलते हैं अभी समझेंगे। तो फिक्स के अंदर दो हो रहे हैं, क्या हो रहा है आपका, फिक्स्ड विदाउट एस्कालेशन, दूसरा क्या है विथ एस्कालेशन। तो एस्कालेशन क्या होता है तो आगे समझेंगे। तो इसके अंदर दो लिख लो पॉइंट, ये पॉइंट एक के अंदर फिक्स प्राइस के अंदर, एक तो हो गया फिक्स प्राइस विदाउट एस्कालेशन, एस्कालेशन ESCALATION,
फिक्स प्राइस विदाउट एस्केलेशन, और दूसरा है फिक्स प्राइस विथ एस्केलेशन। सर एस्केलेशन, हेलो हेलो, अरे ऑनलाइन क्या आप लोगों का कुछ, अच्छा एस्केलेशन का डिटेल्स नहीं बोले, फिर भी हम बता देते। जब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स प्राइस विदाउट एस्केलेशन, एस्केलेशन क्या होता है समझेंगे, और एक होता है फिक्स प्राइस विथ एस्केलेशन। ठीक है, एस्केलेशन एस्केलेटर चढ़ना, अब देखोगे मेट्रो में देखोगे एस्केलेटर है ना, लेकिन उसमें हम लोग दोनों तरफ ऊपर भी चढ़ते हैं नीचे भी जाते हैं, बट एस्केलेटर एक्चुअली चढ़ना होता है। अगर नीचे से ऊपर चढ़ना है ना, सीढ़ी जो यूज करते उसमें एस्केलेटर होता है, इजीली आप जा सकते हो ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने लॉन्ग टर्म 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आज देखिए मटेरियल्स का जो दाम है, लेबर का जो कॉस्ट है, उसके हिसाब से तो प्राइस बोल दिए कितना लगेगा, 1000 करोड़, लेकिन मटेरियल्स का दाम, प्रॉब्लम है पूछो भाई, इस तरह डिस्टर्बेंस तो ठीक नहीं है। खैर एनीवे, तो एस्केलेशन क्या होता है, मतलब प्राइस ऑफ हो रहा है, क्या चीज का, बोलो कोई भी चीज बनाएंगे उसमें मटेरियल्स लगेगा, लेबर लगेगा, मेन कॉस्ट है मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। आज मैंने सोचे कि ये 3 साल में बना लेंगे, मटेरियल्स का दाम अभी 10 रुपया टन है, ठीक है, ये 100 रुपया टन है, लेकिन आगे हो सकता है 5-10% बढ़ेगा, उसके हिसाब से प्राइस फिक्स कर दिए। लेकिन सडनली वो जो 100 रुपया टन था, मान के चले थे 10% बढ़ेगा तो 110 होगा, लेकिन अगर हो जाता है 150 रुपया टन, तो बोलो मेरा कॉस्ट ह्यूज बढ़ जाएगा ना। तो अगर कॉस्ट इंक्रीज होता है, लेबर लोग भी बोला देखिए सब जगह बढ़ गया, न्यू लेबर लॉ आ गया, लेबर रूल आ गया ना, तो उसमें लेबर का चार्जेस बढ़ गया, तो फिर एग्रीमेंट के टाइम उतना इंक्रीज नहीं था, लेकिन अब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल्स कॉस्ट बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो मेरा तो फिर लॉस हो जाएगा ना। तो इसीलिए फिक्स प्राइस में एक एग्रीमेंट करते कि एस्केलेशन के लिए कुछ बेनिफिट हमको दीजिएगा, फिक्स प्राइस ठीक है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाता है एक लिमिट से भी ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया ना, उसमें से कुछ तो शेयर हमको दीजिए, पूरा नहीं पूरा आपको देना पड़ेगा, उसमें से आधा आपको हमको दे दीजिए और आधा देना नहीं होगा, फिर आधा हम बियर कर लेंगे, आधा आप दे दीजिएगा। अगर इस तरह एग्रीमेंट रखे उसको बोलोगे एस्केलेशन क्लॉज। तो प्राइस अगर एक लिमिट से भी ज्यादा इन्फ्लेट होता है, इन्फ्लेशन केस में मतलब चढ़ जाता है ना, तो इस केस में एक्स्ट्रा जितना इंक्रीज हो गया उसमें से एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो देगा प्लस एडिशनल वो आपको पे करेगा, समझ में है ना। तो ये अप्लाई होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है ना। और जहां एस्केलेशन नहीं है, इंक्रीज हो गया नहीं हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी प्राइस फिक्स किए उसी प्राइस ही देना पड़ेगा, समझ में है ना। तो ये था फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। दूसरा होता है अब सेकंड, तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का है, एक फिक्स प्राइस और बी लिखो आप कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड लिखो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है, कभी कभी ना, कभी कभी ये होता है कि एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल चलेगा ये काम, है ना। सोचो जम्मू कश्मीर में जो वो सबसे टॉलेस्ट ये बनाया था, ब्रिज बनाया था ना सबसे ऊपर, तो कितना दिन लग गया। और अब वहां प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्लाइमेट नहीं है, काम करते करते मतलब सडनली ये हो जाता है ना, टूट जाता है, गिर जाता है, फिर डिस्टर्ब एरिया है, तो वहां पहले से फिक्स करना मुश्किल है, एस्केलेशन क्लॉज भी लगा के रखे तो भी नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं काम कीजिए, या ना प्राइस हम एकदम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कितना दिन में बनेगा वो भी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, हिल एरिया है, कितना दिन कटिंग में डिगिंग में ये सब में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते, कॉस्ट मेरा जो भी कॉस्ट लगेगा और हम बना रहे कुछ तो दीजिएगा एक्स्ट्रा प्लस कुछ प्रॉफिट। मान लो मेरा कॉस्ट लग गया 500 करोड़ प्लस 10% ऐड करके हमको दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट लगा 1000 करोड़ प्लस 10% ऐड करके हमको मिल जाएगा। तो
प्राइस पहले से फिक्स नहीं हो पाता है, तो इस केस में हम लोग इस तरह एग्रीमेंट करते हैं, जो भी कॉस्ट लगेगा प्लस सर्टेन परसेंटेज। ज्यादा ऑब्वियसली डिमांड नहीं करेंगे, दोनों में एग्रीमेंट में हो जाएगा कि हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे, 15% एक्स्ट्रा लेंगे, तो कॉस्ट मेरा जो लगेगा हम बता देंगे उनको, प्लस एक्स्ट्रा ऐड करके मिल जाएगा। तो पहले से प्राइस फिक्स्ड नहीं होता है, कितना कॉस्ट लगता है उसके साथ कुछ ऐड करके दिया जाए, तो दैट इज इक्वल टू, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीमेंट के टाइम डिटरमाइंड नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग क्या कैसे कैसे प्राइस फिक्स करते, जो भी कॉस्ट लगेगा प्लस इंसेंटिव, सर्टेन इंसेंटिव ऐड करके प्राइस आ जाएगा, समझ में है ना। तो द प्राइस, इसमें क्या हो रहा है, द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड at the time of agreement, right? At the time of agreement. एग्रीमेंट के टाइम ए प्राइस फिक्स्ड नहीं कर पाए, बट contract price is determined based on cost incurred, मतलब मेरा कितना खर्चा लगा है ना, कॉस्ट इनकर्ड प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव। ऑब्वियसली आपका सामान हम बना के दे रहे, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, अगर खर्चा ही हम ये करेंगे हम कैसे चलाएंगे, कुछ इंसेंटिव इसमें ऐड किया जाएगा, 10% 20%, वो एग्रीमेंट के टाइम फिक्स हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट ए प्राइस फिक्स हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव थ्योरी देता है, ये जो व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, अब समझ में आया ना, बता दोगे व्हाट इज फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, हो गया ना क्लियर। यस, तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में दो होता है, विद एस्केलेशन, विदाउट एस्केलेशन, और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस एग्रीमेंट के टाइम डिटरमाइन नहीं होता है, जो भी खर्चा करता है कॉन्ट्रैक्टर प्लस उसमें सर्टेन इंसेंटिव ऐड करके वो प्राइस फिक्स हो जाता है। तो कितना खर्चा करोगे उस पर डिपेंड करेगा, राइट। यस, अब हम लोग अकाउंट करेंगे, अकाउंट से पहले कुछ टर्म्स सीखेंगे, तो पॉइंट 4 लिखो, सम टर्म्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट 4, टर्म्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। और आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ये इस पार्ट से मिलेगा। कौन सा पार्ट से, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसी से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। प्राइस पहले से फिक्स्ड है, हम उसमें एस्केलेशन ऐड कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ये सेकेंड पार्ट से थ्योरी देता है, सेकेंड पार्ट से सिर्फ थ्योरी देगा, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या टर्म्स यूज होगा समझते, टर्म्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। पॉइंट ए लिखो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टर्म यूज करेंगे। 1, वर्क सर्टिफाइड, फर्स्ट टर्म क्या लिखे, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड, क्या होता है वर्क सर्टिफाइड। ओके, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिए, तो ब्रिज बनाने में लगेगा 3 साल, तो क्या 3 साल, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स कर दिया 200 करोड़, तो ये ब्रिज बनाएंगे कितना कितना पैसा में, 200 करोड़ फिक्स्ड हो गया। तो बोलो हमको पेमेंट कब मिलेगा, जब पूरा बन जाएगा तभी पेमेंट मिलेगा, मतलब 3 साल बाद अगर बना दिए तो 3 साल बाद 200 करोड़ मिल जाएगा। तब तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, सारा पैसा हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे पार्ट होते जा रहे हैं ना, पार्ट हम उनसे डिमांड करेंगे, देखिए आपका तो इतना काम कंप्लीट हो गया, आधा हो गया तो आधा तो दे दीजिए, है ना। तो ये जो कितना पार्ट कंप्लीट हो गया, पूरा कंस्ट्रक्शन तो लॉन्ग टर्म है ना, तो अगर कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया उसके लिए हम डिमांड करेंगे उनसे, भाई हमको तो इतना दे दीजिए। अब बोलो, अगर मैंने आपका बिल्डिंग बना के दे रहे हो, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना रहे हो, तो मैंने आपका बिल्डिंग बना के दे रहे हैं और ये 100 करोड़ का बिल्डिंग है, और 1 साल बाद बोले आपका देखिए 50% काम हो गया, तो 50% 50 करोड़ हमको दे दीजिए, तो आप मान लो कि 50% हमको दे दोगे, बोलो दे दोगे या नहीं।
अरे 50% हुआ या नहीं ये तो देखोगे, कैसे बताओगे? अब तो एक्सपर्ट नहीं हो, आपको बिल्डिंग बनाना है, आप एक्सपर्ट थोड़ी हो। प्लान देख के आप भी नहीं बोल सकते मेरा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। हम बाहर वाला स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए तो आपको तो लगेगा अरे पूरा हो गया, है ना? तो इसमें एक्सपर्ट आके उसको सर्टिफाई करेगा। एक्सपर्ट मतलब क्या होता है? इंजीनियर फॉर्म मेनली, ठीक है ना? आर्किटेक्ट मतलब जो प्लान दिए थे, सबसे अच्छा वही है ना, जब बिल्डिंग का प्लान दिए थे वो आके अगर वेरीफाई कर लिए एक साल बाद, अरे कितना काम हुआ देख लेते, वो वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेट इशू करके जाता है कि हाँ ठीक है इनका 40% कम हो गया। तो दोनों को मानना पड़ेगा ना। नहीं तो हम बोलेंगे 50% आपका कंप्लीट कर दिया, आप बोलोगे सर आप तो 30% भी नहीं किए। अब कौन ठीक बोल रहे हैं? हम भी नहीं, आप भी नहीं। तो इसको एक थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट, ऑब्वियसली इसमें जनरल केस में क्या होता है ना, आर्किटेक्ट जो एक प्लान दिए थे, ऑलवेज ये नहीं पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल नहीं होता है? अगर मान लो ये जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था, कहाँ? अहमदाबाद में, है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो स्टेडियम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था, फॉरेन से आया था। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ का? फॉरेन का। आर्किटेक्ट जो था फॉरेन का था, कॉन्ट्रैक्टर तो यहाँ का था। तो आर्किटेक्ट जो प्लान दिए थे वो फॉरेन से बार बार आना उनसे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल थोड़ी है। वो प्लान दे दिए उसके बाद करते जाओ। तो क्या होता है ना, कभी कभी आर्किटेक्ट नहीं होता है तो कोई उसमें जो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट मान लो आईआईटी में जो जनरल इंजीनियर मतलब मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग है, उन लोगों को तो कंस्ट्रक्शन का काम सिखाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का आईआईटी में जो प्रोफेसर है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, दिल्ली दिल्ली आईआईटी से, कि आप इसको सर्टिफाई कर दीजिए। तो थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो इसमें एक्सपर्ट। तो अगर वो जाके वेरीफाई करके बोल दिए ये 40% हुआ तो मानना पड़ेगा ना। तो मतलब हो रहा है वर्क सर्टिफाइड मतलब काम कितना कंप्लीट हुआ एज पर सर्टिफिकेट ऑफ आर्किटेक्ट या थर्ड पार्टी, समझ में ना? कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सर्टिफिकेट में क्या बोल रहे हैं? किसका सर्टिफिकेट है? आर्किटेक्ट हो सकता है या कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है ना? वो मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन, वो अगर इसको सर्टिफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। समझ में आया? तो बोलो 100 करोड़ का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, मैंने तो आपको बोले थे 50% हो गया, तो मेरे हिसाब से 50 करोड़ हमको मिलना चाहिए। आप बोल रहे थे नहीं सर आपका 30%, तो 30 करोड़ लीजिए। तो कौन करेक्ट है? दोनों ही नहीं। अब जो आर्किटेक्ट आया वो बोला 45% कंप्लीट है, तो माना जाएगा ना 45%। तो 100 करोड़ का 45%, 45 करोड़ अब से हम डिमांड कर सकते या नहीं? तो ये जो 45 करोड़ इसको बोलते वर्क सर्टिफाइड, ठीक है? समझ में आया? ओके। तो वर्क सर्टिफाइड का मतलब है वर्क कंप्लीटेड एज पर सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। वो आर्किटेक्ट भी हो सकता है या स्पेशलाइज्ड पर्सन भी हो सकता है। समझ में आया? तो लिखो द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, द वैल्यू ऑफ वर्क। एक्चुअली एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा ना, अकाउंट से इजी हो जाएगा, फिर फॉर्मेट देंगे इजी हो जाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट ठीक से समझो। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एज पर क्या? सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफाइड टर्म आ रहा है ना, एज पर सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट कौन इशू किया था? इशूड बाय बोलो कौन इशू किया था? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, जो उसको वैल्यूएशन कर सकते ना, बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। इसमें मेनली क्या होता है? आर्किटेक्ट होता है, लेकिन आर्किटेक्ट नहीं भी हो इस केस में कोई स्पेशलाइज उस फील्ड में है, वो इंडिपेंडेंट कोई वैल्यूअर वैल्यूएशन कर देता है। बोलो क्लियर है? यस। नाउ ये तो पॉइंट वर्क सर्टिफाइड, इसका कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला सीखेंगे। तो वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है? एक तो एक फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, है ना? मतलब सर्टिफाई करके गए थे 40%, तो जो
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसका 40% कर लेंगे, समझ पे ना। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत रेयर अप्लाई होता है। अप्लाई क्या करोगे, ये अप्लाई करोगे, लिखो फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम इस सेकेंड को अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला हो रहा है ना, कैश रिसीव्ड, रिसीव मतलब किसको मिला, कॉन्ट्रैक्टर को मिला ना, कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है कैश। कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय 100 माइनस रिटेंशन रेट, रिटेंशन रेट इनटू 100। सर एक क्या होता है रिटेंशन रेट, समझा दीजिए ना, ये समझेंगे अभी। क्या होता है, अगर हमको कुछ कैश मिला उससे डिवाइड करेंगे 100 माइनस रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट क्या है, ओके इसको समझते हैं अभी। मान लो मैंने 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, कितना करोड़ का, 100 करोड़ का, और सर्टिफाई करके गए थे कितना, 40%। तो बोलो इंजीनियर सर्टिफाइड किए थे 40%, तो बोलो सर्टिफाइड वैल्यू कितना है, 40 करोड़। 100 का 40%, 40 करोड़ है ना। तो जब 40 करोड़ सर्टिफाई हो गया, हम कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करेंगे, आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, डिमांड करेंगे ना हमको तो 40% 40 करोड़ दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है बाबू आपको देंगे, लेकिन अभी पूरा नहीं देंगे, पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा दे देंगे श्योर, लेकिन अब ना एज ए सिक्योरिटी ना हम कुछ काट के बाकी पैसा देंगे आपको। इसमें से 20% हम रिटेंड करेंगे अभी, रिटेंशन रेट मतलब जितना सर्टिफाई होता है उसमें से एक पोर्शन वो क्या करते, रिटेंड करके रखते, इसलिए डरता है बाई चांस लेके छोड़ के चला गया, फिर किसी और को देंगे तो बहुत ज्यादा प्राइस लग जाएगा, तो इनसे कुछ रिटेंशन रख लेते। हाँ कंप्लीट होगा तो दे देंगे पैसा। तो रिटेंशन 20%, बोलो 40 करोड़ में से 20%, 8 करोड़ अभी नहीं दे रहे, तो हमको कितना पेमेंट करेगा, रिटेंशन माइनस करके। तो 40 करोड़ में से 8 करोड़ वो रिटेन कर लिए, तो हमको कितना पेमेंट किया, बोलो 32 करोड़। हमको कितना पेमेंट किया, तो कैश रिसीव कितना आ गया, बोलो 32 करोड़। बोलो बोलो क्लियर है ना। तो अब हमको चाहिए कितना, 40 करोड़ सर्टिफाइड वैल्यू। कैसे आएगा, कैश रिसीव्ड आया था कितना 32 करोड़, डिवाइड बाय 100 माइनस रिटेंशन रेट कितना 20% था, और इनटू कर लेते 100, तो देखोगे 40 आएगा। कैसे 40 आएगा ना, 32 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 है ना, 32 डिवाइड बाय 80, 32 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, देखो कितना है 40 तो आ गया, बोलो आ गया ना 40। तो एक दूसरा वे है जहां बोल देता है कैश रिसीव कितना किए कॉन्ट्रैक्टर है ना, और रिटेंशन रेट दे दिए 10% 20% जो भी, तो क्या करोगे, कैश रिसीव बाय 100 से और रिटेंशन रेट माइनस करोगे। हाँ ऑब्वियसली रेट दे देगा, ठीक है ना। कितना रिटेंशन रेट वो दे देगा, नहीं आपको बोल दिया कि कैश रिसीव किए 32 करोड़ और बोल दिए रिटेंशन रेट इज 20%, तो 32 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 कर दोगे, या ऐसे भी बोल सकते, मतलब सोचो ना सिंपल, 100 में से परसेंटेज बेसिस 100 में से 20 अगर रिटेन किए तो मिला कितना 80%, तो ये जो 32 मिला था वो कितना परसेंट है 80%, तो डिवाइड बाय 80 करोगे ना, तो कैश रिसीव कभी कभी बोल देता है ये 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो रिटेंशन इनडायरेक्टली मिल गया 20%, समझ में ना। तो कैश रिसीव का परसेंटेज दे दिया तो डिवाइड करोगे डायरेक्ट, लेकिन रिटेंशन बोल दिया, कैश रिसीव कैसे आएगा, रिटेंशन माइनस करके, तो रिटेंशन बोल दिया तो 100 से रिटेंशन रेट माइनस करोगे और इनटू 100 कर लोगे तो मिल जाएगा वर्क सर्टिफाइड। बोलो समझ में आया, आया समझ में। तो आपको ना क्वेश्चन में हाँ तो ज्यादातर क्वेश्चन में ना एक कैश रिसीव दिया जाएगा और एक दे दिया तो सर्टिफाई, इस तरह कैलकुलेशन करोगे। बोलो क्लियर है ना सबका। तो टू डिफरेंट वे से कर सकते हैं, एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया और इंजीनियर बोल दिया इतना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया, तो 35% कर लोगे, और ऑल्टरनेटिवली अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहे इतना कैश मिला था कॉन्ट्रैक्टर से और कॉन्ट्रैक्टी इतना परसेंट रिटर्न किए थे, तो उसके तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। क्लियर है, बोलो यस। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट ए क्या लिखे, वर्क सर्टिफाइड। बी वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, वर्क
वर्क अनसर्टिफाइड मतलब वर्क कंप्लीट तो मैंने किए, कंप्लीट नहीं हुआ आगे होगा वो तो सर्टिफाई कर ही नहीं सकते, है ना। तो वर्क कंप्लीट मैंने किए लेकिन इंजीनियर बोल रहे नहीं आपका सर्टिफाई इससे कम है। जैसे मैंने 50% डिमांड किए थे, ये जो इस एग्जाम्पल में आते, मैंने डिमांड किए थे 100 करोड़ का, 50% मेरा कंप्लीट हो गया, आई एम द कॉन्ट्रैक्टर। तो बोलो 50% कितना होता है? 50 करोड़। लेकिन सर्टिफाई करके गए 40%, तो सर्टिफाइड वैल्यू कितना है? 40 करोड़। तो मेरा तो ये था 50 करोड़ होना चाहिए, है ना, लेकिन सर्टिफाई 40 करोड़ मतलब 40%। तो 10% ये हम मान लेंगे, एक्चुअली अकाउंट तो मेरा ही है ना, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर देखा हम तो 50 डिमांड किए थे लेकिन सर्टिफाई 40 हुआ, तो 10% मेरा कंप्लीट हो गया लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ, इसी को बोलोगे अनसर्टिफाइड। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट मैंने किए लेकिन सर्टिफाई नहीं किया गया, इसीलिए उसको क्या बोलोगे? अनसर्टिफाइड। समझ में है ना। तो अनसर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड मतलब क्या है? वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड बाय वैल्यूअर, है ना, वो वैल्यूएशन करने के टाइम वो सर्टिफाई नहीं किए, तो लेकिन मेरे लिए तो खर्चा लग गया ना, वो अनसर्टिफाइड कॉस्ट आ जाएगा। समझ में है ना। और इसका वैल्यूएशन किया जाता है लेकिन आप लोग का बेसिक है, ये वैल्यूएशन नहीं करना अनसर्टिफाइड का वैल्यू कितना, वो आपको बोल देगा क्वेश्चन में। ठीक है, वो कैलकुलेशन किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन होता है, वो किया जाता है। खैर, तो लिखो द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड मतलब द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर तो ये कंप्लीट कर दिए, द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर तो इसको कंप्लीट कर दिए बट नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, जो पोर्शन सर्टिफाइड नहीं किया गया उसमें से उसी को क्या बोलोगे? वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, क्लियर है? बोलो नाउ। तो ये दो चीज समझ में आया, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। नाउ थर्ड एक चीज और फाइंड करेंगे, पॉइंट 3 लिखो, पॉइंट 3। ये सब एक एक करके पॉइंट लिख रहे, आगे फॉर्मेट देंगे तो क्लियर हो जाए। राइट, पॉइंट 3 लिखो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। क्या फाइंड करेंगे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब वो जो परसेंटेज दिए थे ना, ये बोल के गए थे, सर्टिफाई करके गए थे कि 40% सर्टिफाई, वो कभी कभी कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, वो कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया वो कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। राइट, समझ में आ रहा है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब कितना वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, कितना वर्क मेरा कंप्लीट हो गया, वो परसेंटेज बेसिस देखना है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसको ये बोलते प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन ऑफ वर्क भी बोलते। क्या बोलते? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसमें 3 अलग अलग बेस पे होता है, 3 डिफरेंट अलग अलग बेस पे होता है। ठीक है, कैसे होता है? एक लिखो, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो सर्टिफाई करने आया था ना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, वो वैल्यूएशन करके दिए, वो वैल्यूएशन करके, एक बार स्विच ऑन कर दो ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो वैल्यूएशन करके गए वो परसेंटेज नहीं बोले, वो बोले 50 लाख का कंप्लीट हो गया, वैल्यू दे दिए ना, तो उस बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे? राइट, उसका भी नहीं करेंगे।
तो इसमें ये आ जाएगा परसेंटेज DOC, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, दिस इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, सॉरी क्या लिखोगे, वर्क कितना सर्टिफाई हो गया देख लो, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। बोल दिया 40 लाख सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 100 लाख, तो 40 बाय 100 इंटू 100, 40% हो गया ना। तो एक बेसिस है। आप लोग का क्वेश्चन में ज्यादातर यही आएगा, यही फॉलो करोगे, बट इसमें और भी दो है। सेकेंड, बेस्ड ऑन estimated cost of contract, बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये फिर क्या होता है सर, ओके समझो, मान लो एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, टाइमलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक बिल्डिंग मैंने बना रहे हैं, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 साल, ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, राइट नाउ। और कॉन्ट्रैक्ट मैंने शुरू किए, 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया, मेरा कॉस्ट लग गया, कॉस्ट इनकर्ड कितना ना 60 लाख। 1 साल कंप्लीट हुआ तो कितना खर्चा लग गया, 60 लाख खर्चा लग गया। और आगे देखे 1 साल और लगेगा, तो बाकी जो आगे 1 साल में मेरा कॉस्ट और कितना लग सकता है वो एस्टिमेट करेंगे। टोटल कॉस्ट मेरा कितना लगेगा वो एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। तो अभी तक मेरा कितना लग चुका बोलो, 60 लाख। आगे एस्टिमेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर पूरा नहीं लगेगा, ज्यादातर कम हो गया, और उसको कंप्लीट करने में हो सकता है और 50 लाख और लगेगा। ये एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, बोलो होगा या नहीं। फर्स्ट ईयर एंड में देख रहे हैं हम, मेरा इतना लग चुका, 60 लाख लग चुका, और आगे देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर और कंप्लीट करने में कितना लग सकता है, एस्टिमेट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड में, तो आगे लगेगा कितना बोलो, 50 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 60 लाख लग चुका, 50 लाख आगे लगेगा, मतलब 110 लाख। टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, 110 लाख। उसमें से कितना लग चुका, 60 लाख। तो 60 लाख बाई 110 लाख इंटू 100 करोगे, परसेंटेज आ जाएगा। ये कॉस्ट बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है ना। बोलो, ये कॉस्ट बेसिस पे परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो लिखो इसमें फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट मतलब अप टू द एंड ऑफ ईयर, है ना। फर्स्ट ईयर करे तो फर्स्ट ईयर एंड तक। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट प्लस, एक तो अप टू डेट कितना लगा हो तो ऊपर डिनोमिनेटर में लिखे थे, डिनोमिनेटर में उसको लिखे प्लस। बोलो आगे क्या ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। फर्दर कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, वो भी जोड़ लेंगे, डिनोमिनेटर में ऐड कर लेंगे एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना और कॉस्ट लगेगा, और डिनोमिनेटर में जोड़ लेंगे। तो बोलो डिनोमिनेटर में क्या मिला, तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और इनटू 100 करोगे तो इससे भी आपको मिलेगा, इससे भी क्या मिलेगा आपको, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, प्रोपोर्शनली कितना परसेंट कंप्लीट मेरा हो गया। समझ में आया, बोलो क्लियर है। एक और बेसिस है, सर इतना क्यों सीख रहे बाबू, सब सीख लो, फॉर्मूला तो सब सीखे, अब क्वेश्चन में कोई एक रहेगा, बस उसको फॉलो कर दोगे, क्लियर है ना। यस, तो थर्ड वन इज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। और भी है लेकिन वो सब नहीं देखना, बस ये 3 देखो, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। सर इसका मतलब क्या हो रहा है, समझते। तो
तो बोलो ये सब कंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? इंजीनियर तो प्लान दे देता है, कंस्ट्रक्शन में वो कुछ नहीं, प्लान दे दी बस उनका काम हो गया। कौन करेगा बोलो? लेबर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने 50 लेबर को लगाए, ठीक है? कितना लेबर को लगाए? 50 लेबर को। और देखते एवरेज बेसिस एक साल में छुट्टी भी रहता है ना, तो 300 दिन काम होता है और 8 घंटा करके ड्यूटी होता है। तो 50 लेबर 8 घंटा करके 50 इंटू 8 इंटू 300 दिन, है ना, तो कितने आवर से जाएगा? और इस तरह देखिए 3 साल लगेगा, तो टोटल इंटू 3 ईयर्स, तो टोटल लेबर आवर्स कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा पता कर लिए। मान लो इससे पता चला कि मेरा एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल लेबर आवर्स लगेगा कितना? 60,000 घंटा। कितना लगेगा? 60,000 घंटा लगेगा टोटल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए। एक साल कंप्लीट हुआ, देखिए इसमें अभी तक से 20,000 घंटा काम हुआ। तो बोलो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? 20,000 बाई 60,000 इंटू 100 आ गया ना। तो कितना आवर्स कंप्लीट हो गया लेबर आवर्स? डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल लेबर आवर्स टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इंटू 100 करोगे। हाँ हाँ 33.33 आ जाएगा ना। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया, कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हो गया फाइंड करने का। बोलो क्लियर है? तो ये लेबर आवर्स बेसिस पे कर रहे हैं, क्लियर? तो लिखो परसेंटेज कैसे करोगे। दिस इज इक्वल टू लेबर आवर्स वर्कड, लेबर आवर्स वर्कड अप टू डेट, लेबर आवर्स वर्क अप टू डेट, जिस दिन हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन तक, एक साल हो गया तो एक साल तक, है ना, अप टू डेट, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल लेबर आवर्स। कंस्ट्रक्शन में कितना टोटल लेबर्स, डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड टोटल लेबर आवर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेट किया गया था कि टोटल कितना लगेगा, वो डिवाइड कर दोगे और इनटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? बोलो बोलो क्या मिलेगा? कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है? और ये सब कैलकुलेशन हम लोग जब अकाउंट करेंगे, एक एक पॉइंट उसमें लगेगा, एक एक कैलकुलेशन इसमें लगेगा, ठीक है? इसी बेसिस पे प्रॉफिट फाइंड किया जाएगा। तो इसीलिए क्या क्या टर्म्स इसमें मेन देखना होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, नाउ फॉर्मेट थोड़ा सा दे देते, एक अकाउंट का फॉर्मेट दे देते। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। यस बोलो, ऑनलाइन जो आप लोग हो, कुछ समझ में आया? हेलो, यस सर। आप लोग बोर तो नहीं फील कर रहे हो ना? हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट बोर फील करता है, इसलिए वो लोग एंटरटेन करने के लिए कुत्ता का आवाज करते, कुछ और कर लेते, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सीरियसली पढ़ेगा वो देखोगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, श्योर। एक एक कंसेप्चुअली सीखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते। अब एक थोड़ा फॉर्मेट देते, फॉर्मेट थोड़ा लेंथी है बट एक फॉर्मेट दे देते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, पॉइंट नंबर 4 था, है ना, टर्म से पॉइंट 4 लिखो आप, फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पॉइंट 5, यस 4 हो गया था, 5, यस यस, पॉइंट 5 लिखो। इंक चेंज कर लेते, फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल 2 साल में कंप्लीट होगा, लेकिन आपको करना है फर्स्ट ईयर का अकाउंट, पूरा कंप्लीट नहीं है ना? तो इस केस में हम लोग अकाउंट कैसे करेंगे फर्स्ट ईयर एंड, राइट? कंप्लीट हो गया तो उसमें फिर कैसे होगा, धीरे धीरे सीखेंगे। तो क्वेश्चन ऑलवेज है पूरा कंप्लीट नहीं, एक साल कंप्लीट हुआ और मतलब 40% वर्क कंप्लीट हुआ, बताओ कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना? यस, तो ऑब्वियसली अकाउंट किसका बुक में कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर का बुक, बोले थे ना। तो इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर
कंट्रैक्टर का नाम लिख दोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर डैश अकाउंट। सर नंबर मतलब क्या है? अगर आप बिल्डिंग बनाते हो ना, हो सकता है एक ही टाइम में 3 जगह आपका बिल्डिंग बन रहा है, 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सॉल्ट लेक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सॉल्ट लेक जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 था, तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 अकाउंट। फिर राजारहाट में एक कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 है, और मान लो यहाँ नॉर्थ में एक कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3। अभी इस साल आपका 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो एक साल हो गया, तो तीनों को तो एक साथ नहीं करोगे ना, एक एक का तो प्रॉफिट फाइंड करोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 अकाउंट, इसीलिए नंबर लिखे थे, ठीक है ना, 1 अकाउंट। और ऑब्वियसली लेजर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करोगे, सॉरी लेजर अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आएगा, डेबिट और क्रेडिट। और ऑब्वियसली लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करना, बोथ साइड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट नहीं लिखना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये तो ईयर एंड में कर रहे हैं ना, एक साल एंड हो गया, ईयर एंड में कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, right? Now इसमें ये जो अकाउंट कर रहे हैं ना, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या फाइंड करते हैं? प्रॉफिट लॉस। तो इसी अकाउंट से क्या फाइंड किया जाएगा? प्रॉफिट लॉस फाइंड किया जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेज, जब अकाउंट करेंगे इसको 3 स्टेज में करेंगे, पहले एक स्टेज, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, फिर फाइनल स्टेज। एक ही अकाउंट 3 स्टेज में करेंगे। फर्स्ट स्टेज में पता करेंगे, मान लो आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, या आप लोग भी अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर मान लो, किसी और का सामान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए, बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, तो आप खर्चा कितना कर रहे हो, एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते जाओगे। इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी खर्चा लगा वो डेबिट साइड लिखते जाना। फर्स्ट स्टेज में टोटल मेरा अप टू द एंड ऑफ द ईयर मेरा टोटल खर्चा कितना लग गया वो पता करेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या पता करेंगे? कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हुआ उसका वर्क कितना लगा मेरा, ठीक है ना। तो बोलो खर्चा तो डेबिट साइड लिखोगे। बोलो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या खर्चा लगता है? सबसे पहले मटेरियल्स लगता है, तो लिखो 2 मटेरियल्स, 2 रॉ मटेरियल्स, अंडरलाइन कर दो। सर अंडरलाइन क्यों? अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो मेरा गोडाउन भी तो होगा, जिसमें सैंड, सीमेंट, आयरन रॉड ये सब रहता है, गोडाउन होगा ना। उस गोडाउन से कुछ जहां काम हो रहा है, अच्छा और एक चीज ध्यान देना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, साइट पे होता है। साइट पे मतलब जहां काम होगा, जिसका काम उन्होंने जिस जगह बोलेंगे वहीं पे करेंगे। कभी ऐसा होता है मेरा फैक्ट्री में आपका घर बना लिए और आप आपके जगह वहां जाके लगा दिए, होता है कभी? नहीं। ब्रिज ऐसे होता है क्या? ब्रिज अपना फैक्ट्री में बना लिए फिर रिवर के ऊपर लगा दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ब्रिज बनेगा तो रिवर के ऊपर ही बनेगा ना, तो उसको बोलते हैं वॉक एट साइड। तो बोलो मेरा गोडाउन है बड़ा बाजार में और बन रहा है सॉल्ट लेक में कॉन्ट्रैक्ट, तो बड़ा बाजार में जो गोडाउन है वहां से भी तो कुछ मटेरियल्स लेके जाएंगे ना। तो मटेरियल्स इशूड फ्रॉम फ्रॉम स्टोर टू साइट, स्टोर से साइड में लेके गए, एक हो सकता है, या दूसरा डायरेक्ट परचेज करके वहीं पे लेके गए, ये भी तो हो सकता है ना। तो एक अपना गोडाउन से लेके गए, कहां लेके गए? साइट पे लेके गए, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट में आया ना। और दूसरा खरीद करके बोले गोडाउन में लेके आओगे, फिर लेके जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट वहीं पे लेके गए, तो वो परचेज हो गया। दोनों इसमें आएगा ना डेबिट साइड। तो लिखो इसमें अंडरलाइन करके, इशूड फ्रॉम स्टोर्स, इशूड फ्रॉम स्टोर्स टू साइट, SITE, साइट मतलब वर्क प्लेस है ना, अपना गोडाउन से, अपना स्टोर से साइट पे लेके गए, राइट। और दूसरा हम परचेज करके डायरेक्ट लेके आए ना, और परचेज, परचेज भी किए, तो ये भी लिख लोगे। बोलो ठीक है ना। तो मटेरियल्स का इतना खर्चा लगा, लिख लिए। अब बोलो काम कौन करेगा? लेबर। लेबर को क्या देते? वेजेस देते, तो कितना वेजेस लगा वो भी लिखेंगे। 2 डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस, पेड, पेड कितना पे किए। सर कुछ पेमेंट बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, वो लास्ट में देखेंगे, ईयर एंड में देखेंगे, अभी फिलहाल कितना पे किए देखेंगे, ठीक है ना। 2 अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर कॉस्ट शीट याद करो, रॉ मटेरियल्स, वेजेस ये सब ऐड करते थे ना,
अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, कैरेज इन वार्ड, परचेज किए थे कैरेज लगाए है ना, कैरेज पे किए। इस तरह अदर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते जाओ। अब कुछ और खर्चा लिखेंगे, अब ओवरहेड, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड आएगा, ठीक है ना। क्या क्या आ सकता है देखते। सुपरवाइजर कुछ होगा, उनको कुछ दे रहे हैं, है ना, सुपरविजन एक्सपेंसेस, सुपरविजन एक्सपेंसेस पे किए, जिसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है ना। फिर 2 और क्या लग सकता है बोलो। जहां मेरा काम हो रहा है ना, वहां एक टेंट बनाए, लेबर लोग आते, ड्रेस चेंज करते, फिर न्यू ड्रेस, मतलब जो यूनिफॉर्म वो पहन के काम करते, सेफ्टी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है ना, तो यूनिफॉर्म करके तो एक तो टेंट बनाना होगा ना, तो टेंट का भी तो कुछ खर्चा लग रहा है, वहां इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ खर्चा लग रहा है। तो इससे जो भी आधार, आधार क्या है, आधार प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन रिलेटेड ही तो है ना, तो आधार प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली एट साइट, है ना, जो भी खर्चा लगा वो दिखा देंगे। 2 अगेन, मान लो मेरा ऑफिस है बड़ा बाजार में, हेड ऑफिस है, ऑफिस का जो स्टाफ को सैलरी पे करते, ऑफिस का जो रेंट पे करते, वो खर्चा क्या कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए क्या। कॉन्ट्रैक्ट तो साइट पे चल रहा है, सॉल्ट लेक पे चल रहा है, नहीं, उस खर्चा को भी हम एलोकेट करेंगे, जितना कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर देंगे, उसमें कुछ तो आएगा ना। तो ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पोर्शन तो दिखाना होगा, नहीं तो मेरा रिकवर कैसे करेंगे प्रॉफिट, है ना। तो लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब जनरल एक्सपेंसेस एलोकेटेड, एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना आ रहा है वो एलोकेट कर देंगे। क्लियर है बोलो। नेक्स्ट 2 और क्या आएगा। तो मैंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए, बिल्डिंग बन रहा है, इसके बाद मतलब एक फ्लोर एकदम टोटली बन गया, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, एक फ्लोर टोटली बन गया, इसके बाद सेकंड फ्लोर में काम में आएंगे, लेकिन कलर भी तो करना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टिव बोला ना, एक काम कीजिए ना, एक रूम तो कम से कम बना दीजिए, ठीक कर दीजिए एकदम, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ मेरा ऑफिस का काम हो जाएगा उसमें। बोला ठीक है कर देते। तो पेंट करना है, लेकिन पेंट के लिए मेरे पास जो लेबर है ना उतना अच्छा नहीं है, और हम चाहते कि कॉन्ट्रैक्टी को ना एकदम सेटिस्फाई कर दे, वो कम से कम काम में खुशी हो जाएंगे, तो वो अपना रिलेटिव को भी बोलेगा मेरा भी इनके पास जाइए, तो बेटर होगा ना कि हम एक्सपर्ट से करा दे। इसको बोलते सब कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिए, उसमें से कुछ काम किसी और को दे दिए, वो एक्सपर्ट को दे दिए ताकि वो ठीक से कर दे, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा मेरे से हो लेगा ना, तो मेरे लिए खर्चा हो जाएगा। तो लिखोगे 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, अगर लग रहा है वो भी दिखा दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह एक्सपेंसेस दिखाते जाओ। अगेन 2, अब जो एसेट से बन रहा है, मिक्सचर मशीन है, बहुत सारे होते हैं, क्रेन, बहुत कुछ होता है, तो वो जो मशीन है उसका यूज हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी आएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो ये सारा एक्सपेंसेस लिख दिए। तो सिंपल बात है, इस कॉन्ट्रैक्ट में इस साल इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी मेरा खर्चा लगा वो खर्चा डेबिट साइड लिखते जाओ। क्लियर है। अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम कुछ नहीं है, कुछ एक्सपेंसेस को कम किया जा रहा है इसीलिए लिखेंगे। बाय लिखो, रिटर्न ऑफ मटेरियल, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो जहां से खरीदे थे कुछ डिफेक्टिव आइटम आ गया, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ना। तो परचेस डेबिट में आ गया था, उसको माइनस नहीं करके रिटर्न अपोजिट साइड लिख दोगे, ठीक है ना। अगेन मटेरियल्स रिलेटेड मेनली बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ मटेरियल डिस्ट्रॉयड हो गया साइट में, तो भी तो मेरा लॉस हो गया, वो मेरा लॉस है, वो मेरा लॉस है ना।
कॉन्ट्रैक्टी को बोलेंगे भाई इसके लिए आपको देना पड़ेगा, वो बोलेगा हम क्यों देंगे, मेरा जो भी लगा उसके लिए खर्चा देंगे आपको, तो ऑब्वियस बात है वो मेरा लॉस है। तो जो डिस्ट्रॉयड हो गया वो परचेज में इसका ही तो पार्ट है ना, लेस करना होगा। यहाँ भी कॉस्ट लिख हो गई। इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, क्लेम के लिए पैसा मिलता है, मटेरियल्स नहीं मिलता है, तो जितना कॉस्ट का डिस्ट्रॉयड हो गया वो लिखोगे। क्लियर है? जितना कॉस्ट डिस्ट्रॉयड 50,000 का डिस्ट्रॉयड हो गया तो 50 लिखो। क्लेम मिला था 30 तो नेट लॉस 20 नहीं लिखना, टोटल 50 कॉस्ट लिखना। क्लियर है? तो रिटर्न लिख दिए और क्या किए, एब्नॉर्मल लॉस लिख दिए। अब मान लो जहां सॉल्ट लेक में जो बना रहे थे उसमें ना एक लोकल आदमी आ गया, वो बोला अरे आपके पास तो इतना सारे सीमेंट है, हमको एक पैकेट दीजिए ना, मेरा घर में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम हो रहा है और कहाँ जाए, एक पैकेट आपके पास इतना है दे दीजिए। तो हम वहीं से एक बेच दिए उनको। तो बोलो ये जो बेच दिए ये भी तो माइनस करना होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लगा, तो उसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय सेल ऑफ मटेरियल। समझ में आया? तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस में बेचेंगे ना। अब बोलो ये जो मटेरियल उनको एक पैकेट बेच दिए सीमेंट, उसके कारण कुछ प्रॉफिट आएगा या नहीं? तो प्रॉफिट को यहां लिख देंगे, इस प्रॉफिट को लिख देंगे टू कॉस्टिंग पीएल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। ठीक है, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट्स हो रहे ना इसलिए कॉस्टिंग पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रॉ मटेरियल। अगर बेचे प्रॉफिट आया तो ये प्रॉफिट लिख देना। क्लियर है? बोलो बोलो क्लियर है या नहीं? और अगर लॉस आ गया तो बाय कॉस्टिंग पीएल लिखेंगे। अगर लॉस, सर लॉस में क्या क्यों बेचेंगे? अरे रिलेटिव आ गया, अरे गौतम तुम यहां बना रहे हैं, हाँ बना रहे, ठीक है ना, एक काम करो तो मेरा घर में 3 पैकेट ये भेज देना, सीमेंट भेज देना, मेरा घर में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम बाकी था, तुम अच्छा हुआ तुम दिखाई दिया, तो मेरा घर में 3 भेज देना। भेज तो दिए, पैसा दिया ही नहीं। बाद में बोले तुम हमसे भी प्रॉफिट कमाओगे, लो जहां मतलब 1000 रुपया होता है 500 रुपया दे दिए, तो लॉस में बेचे ना, लॉस तो शो करोगे इसमें। तो बाय कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ रॉ मटेरियल। तो एसेट्स बेच के, मटेरियल्स बेच के प्रॉफिट या लॉस इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में इसको एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है? अब एट द एंड कुछ मटेरियल्स बनने के बाद स्क्रैप हो गया, होता है ना स्क्रैप, स्क्रैप होता है या नहीं? जैसे मान लो जो आयरन रॉड्स है ना, आयरन रॉड्स होता है, बिल्डिंग बना रहा है, आयरन रॉड से बनता है। आयरन रॉड्स लंबा लंबा होता है ना, काटिंग किया जाता है, काटिंग करके छोटे छोटे टुकड़ा बहुत बच जाता है, वो तो यूजलेस हो जाता है। बोलो छोटा टुकड़ा यूजलेस स्क्रैप हो जाता है ना, उसको बेच के कुछ तो पैसा मिलता है, मेरा कॉस्ट तो रिड्यूस होगा ना। तो एज ए नॉर्मली जो स्क्रैप हो गया नॉर्मल लॉस, उसको जितना में बेचे वो मेरा कॉस्ट कम करेगा, क्रेडिट साइड लिख देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप बाय सेल ऑफ स्क्रैप सेलिंग प्राइस। इसमें लेकिन प्रॉफिट लॉस नहीं, और तो स्क्रैप तो यूजलेस हो गया था ना, उसको बेच के जो भी आएगा मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट लॉस देखना ही नहीं। ठीक है, स्क्रैप मतलब नॉर्मल लॉस का पार्ट है, समझ में ना, एब्नॉर्मल नहीं। एंड हो गया। अब एट द एंड, ईयर एंड हो गया, देखिए कुछ मटेरियल्स अभी भी साइट पे रह गया, क्लोजिंग अभी नेक्स्ट ईयर में यूज होगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना क्लोजिंग में रह गया वो भी लिख दो। तो देखो क्रेडिट में ना सिर्फ मटेरियल्स रिलेटेड आइटम आया और कुछ नहीं। क्लियर है? अब फाइनली ईयर एंड में और कुछ करेंगे तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आज हम फर्स्ट स्टेप तक ही कराएंगे, नेक्स्ट आगे 2 स्टेप इसी में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यस। तो अब एट द एंड देखे लेबर को कुछ पे करना बाकी रह गया, आउटस्टैंडिंग हो गया ना, तो आउटस्टैंडिंग तो ऐड होना चाहिए। बोलो आउटस्टैंडिंग तो ये लेबर वेजेस में ऐड होना चाहिए, ऐड नहीं करके नीचे अलग से लिख लोगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कैरिड डाउन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा ना, तो इसको अलग से दिखा दोगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैरिड डाउन। अगर आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस वो कैरिड डाउन कर देना, मतलब नेक्स्ट ब्रॉट डाउन हो जाएगा, नेक्स्ट पीरियड का जब अकाउंट कंटिन्यू करेंगे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। राइट? अब बोलो अगर कुछ प्रीपेड है तो
वो लेस होना चाहिए, लेस नहीं करके ऑपोजिट साइड लिख देंगे ईयर एंड में, समझ में ना। तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडलेस करके नहीं दिखाओगे, वो अलग से ईयर एंड में एडजस्ट करोगे। प्रीपेड हो गया तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस कैरिड डाउन, राइट। बस अब बैलेंस कर लेना तो मिलेगा कॉस्ट अप टू डेट, ईयर एंड तक मेरा कॉस्ट कितना लगा कॉन्ट्रैक्ट का वो आ जाएगा, ठीक है। यस, तो डेबिट ऐड करोगे, अभी प्रॉफिट का कुछ देख ही नहीं रहे, अभी सिर्फ देखे मेरा कॉस्ट कितना लगा इस कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ईयर एंड तक, राइट। तो डेबिट जोड़ लेना और क्रेडिट माइनस कर देना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कॉस्ट अप टू डेट। ये लिखोगे बाय कॉस्ट ऑफ वर्क, बाय कॉस्ट ऑफ वर्क कैरिड डाउन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, ये हो गया कॉस्ट अप टू डेट। ये जो मिला मतलब ईयर एंड तक मेरा खर्चा टोटल इस कंस्ट्रक्शन में कितना लगा, ये हम फाइंड कर लिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या पता किए, मेरा कॉस्ट कितना लगा, आगे जो 2 स्टेप करेंगे उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रखते, नेक्स्ट डे एज पर शेड्यूल होगा। और एक चीज, 2 दिन टैक्स लेंगे, 1 दिन कॉस्ट लेंगे, ठीक है। फिलहाल यही चलेगा, बाद में फिर चेंज करते रहेंगे, वो बता देंगे। टाइमिंग एक बार एक कर लेना, जो टाइम है एक कर लेना, ठीक है। तो हाँ, यस ऑनलाइन आज यहीं पे रखते। तो अब लोग का 3 दिन जो क्लास है इसमें से 2 दिन हम कॉस्ट 2 दिन टैक्स लेंगे और 1 दिन आपका कॉस्ट लेंगे, ठीक है। ओके